नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज है शुक्रवार, यानी आपके चिट्ठी पत्रों को हम करेंगे शामिल अपने कार्यक्रम में और हमारे कृषि विशेषज्ञ करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। कार्यक्रम में हमेशा की तरह होंगे कृषि समाचार, मंडी भाव और खबरें खेती की। साथ ही हम आपको दिखाएंगे बजट 2014 लेकर आया है किसानों के लिए क्या क्या सौगात और किसानों की उम्मीद पर कितना खरा उतरा ये बजट। किसान बहनों और भाइयों, आजकल आपने गौर किया होगा कि खबरें खेती के दौरान हम आपको विस्तार पूर्वक मंडी भाव दिखा रहे हैं। टीवी स्क्रीन के नीचे जो पट्टी चल रही होती है, जिसे टिकर या स्क्रॉल भी कहा जाता है, उस पर हर गांव, क्षेत्र, कस्बे और राज्य के मंडी भाव आपको विस्तार पूर्वक दिखाए जाते हैं ताकि आपको मिले अपनी मेहनत का पूरा लाभ। किसान बहनों और भाइयों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि कृषि से जुड़ी कोई भी छोटी बड़ी खबर आपसे ना रहे अछूती। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं खबरें खेती की। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए, मोबाइल मृदा परीक्षण केंद्रों की स्थापना, देश में 2 नए केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव, कृषि ऋण के लिए 8 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य, फसल नुकसान की भरपाई के लिए 500 करोड़ रुपए का फंड, मृदा उर्वरता कार्ड के लिए 100 करोड़ रुपए, नाबार्ड के जरिए 5 लाख भूमिहीन किसानों को आर्थिक सहायता। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रीना रावत। अब खबरें विस्तार से। खेती में सिंचाई की समस्या के समाधान के लिए 1000 करोड़ रुपए की लागत वाली प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की घोषणा की गई है। भारत में लगभग 60% खेती अभी भी बारानी यानी वर्षा पर निर्भर है। कई बार मानसून कमजोर रहने की स्थिति में फसलें बिना सिंचाई के रह जाती हैं। इससे किसानों को तो नुकसान उठाना ही पड़ता है, साथ ही देश के कुल कृषि उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारत सरकार ने किसानों की इस समस्या पर ध्यान देते हुए इस साल के बजट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की घोषणा की है। इस योजना के लिए सरकार ने प्राथमिक रूप से 1000 करोड़ रुपयों का प्रस्ताव रखा है। इस योजना के लागू होने से दूर दराज के गांवों तक सिंचाई की व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी, ताकि सूखे या सूखे जैसी परिस्थितियों में भी फसलों को बर्बाद होने से रोका जा सके। इस योजना के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई जैसी आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जाएगा, ताकि कम पानी में फसलों की सिंचाई कर जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी की जांच के लिए मोबाइल मृदा परीक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इससे किसान अपनी मिट्टी की जांच कराकर मृदा को सही मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध करा सकेंगे। मिट्टी में पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, मैग्नीशियम आदि की मात्रा के बारे में किसानों को सही जानकारी नहीं होती। इसलिए अक्सर किसान कम या अधिक मात्रा में पोषक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे मिट्टी की पोषकता को नुकसान पहुंचने के साथ ही आर्थिक नुकसान भी होता है। इसका मुख्य कारण ये है कि मिट्टी की जांच के लिए किसानों को आसान सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। किसानों की इस समस्या पर उचित ध्यान देते हुए सरकार ने देश भर में 100 मोबाइल मृदा जांच केंद्रों की स्थापना की घोषणा की है। इसके लिए बजट में 56 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये केंद्र गांव-गांव जाकर मिट्टी की जांच करेंगे और किसानों को बताएंगे कि उनकी मिट्टी में किन तत्वों की कमी है और उसके लिए कितनी मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध कराने होंगे। मिट्टी में सही पोषक तत्वों की उपलब्धता से किसानों को बेहतर फसल मिलेगी और देश के सकल कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। दूर दराज इलाकों के किसानों को मोबाइल मृदा परीक्षण केंद्रों से विशेष लाभ होगा। सरकार ने नए बजट में आंध्र प्रदेश और राजस्थान में 2 नए केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा है। खेती में शिक्षित मानव संसाधन की संख्या बढ़ाए जाने पर जोर देते हुए भारत सरकार ने 2 नए केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना करने की घोषणा की है। ये विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश और राजस्थान राज्य में होंगे। तकनीकी रूप से दक्ष मानव संसाधन से कृषि अनुसंधान और विकास में तेजी से बढ़ोतरी होगी। गौरतलब है कि अभी देश में केवल 2 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं, जो इम्फाल और झांसी में कार्यरत हैं। इन नए विश्वविद्यालयों के खुलने से भारत के उत्तर पश्चिमी शुष्क क्षेत्र और मध्य दक्षिणी पठारी क्षेत्र में कृषि शिक्षा, अनुसंधान और विकास का तेजी से प्रसार होगा। भारत सरकार ने साल 2014-15 के बजट में कृषि ऋण के लिए धनराशि बढ़ाकर 8 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है।
कृषि उत्पादन में किसान अक्सर पूंजी की कमी से जूझते रहते हैं। भारत सरकार ने किसानों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए कृषि ऋण के लिए आवंटित धनराशि के बढ़ाने का फैसला किया है। अपने बजट प्रस्ताव में वित्त मंत्री ने बताया कि साल 2014-15 के दौरान बजट में कृषि ऋण के लिए सरकार ने 8 लाख करोड़ रुपए की धनराशि रखने का लक्ष्य रखा है। सरकार के इस कदम से जहां किसानों को बीज, औजार, खाद आदि खरीदने में धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, वहीं ऊंची ब्याज दरों पर साहूकारों से ऋण लेने से भी किसानों को मुक्ति मिलेगी। किसानों को फसलों के बर्बाद होने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने इस साल के बजट में 500 करोड़ रुपए का फंड बनाए जाने की योजना का प्रस्ताव रखा है। सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं या बीमारियों से अक्सर फसलें बर्बाद हो जाती हैं और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। किसानों को इस नुकसान से बचाने के लिए भारत सरकार ने इस साल के बजट में नई पहल की है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा की है कि फसल के बर्बाद होने से किसानों को हुए नुकसान से बचने के लिए नई योजनाएं बनाई जाएंगी। इन योजनाओं के लिए सरकार ने बजट में अतिरिक्त 500 करोड़ रुपए का फंड बनाए जाने का प्रस्ताव रखा है। इस धनराशि का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं में बर्बाद होने वाली फसलों से हुए किसानों के नुकसान की भरपाई में किया जाएगा। किसानों को इस योजना का विशेष लाभ होगा और नुकसान की स्थिति में भरपाई आसानी से की जा सकेगी। मृदा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने के लिए सरकार ने विशेष मृदा उर्वरता कार्ड जारी किए जाने की घोषणा की है। भारत सरकार ने इस साल के बजट में मृदा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के लिए मृदा उर्वरता कार्ड जारी करने की घोषणा की है। इन हेल्थ कार्ड के जरिए किसान अपनी मिट्टी में पोषक तत्वों की सही स्थिति का पता लगा सकेंगे, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। इस योजना के लिए सरकार ने बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। भारत सरकार नाबार्ड के जरिए 5 लाख भूमिहीन किसानों के समूह को आर्थिक सहायता देगी। इस योजना से भूमिहीन किसानों की आर्थिक स्थिति में विशेष सुधार होगा। भारत में अभी भी एक बड़ी संख्या भूमिहीन किसानों की है। इन किसानों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देते हुए भारत सरकार ने इन्हें आर्थिक सहायता दिए जाने की पहल की है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन किसानों को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के जरिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस आर्थिक सहायता से भूमिहीन किसानों को कृषिगत और लघु व्यवसाय स्थापित करने तथा अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधार में इस योजना के दूरगामी सकारात्मक परिणाम आने का अंदाजा लगाया जा रहा है। किसानों और कृषि को समर्पित विशेष टीवी चैनल शुरू किया जाएगा। इससे किसानों को घर बैठे और बिना किसी देरी के खेती के बारे में नवीनतम जानकारी मिल सकेगी। हमारे देश में लगभग 60% आबादी खेती और उससे जुड़े व्यवसायों में संलग्न है। भारत सरकार ने इस बड़ी जनसंख्या तक खेती संबंधित आधुनिक जानकारी तुरंत पहुंचाने के लिए किसानों के लिए नया टीवी चैनल खोलने की घोषणा की है। भारत सरकार ने बजट में टीवी चैनल शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस टीवी चैनल से भारत के सभी इलाके के किसानों को खेती संबंधी नवीनतम जानकारियां, तकनीकों और मौसम की जानकारी दी जाएगी। और अब किसानों तथा कृषि के हित के लिए कुछ अन्य बजट प्रावधान। सरकार कृषि के क्षेत्र में 4% विकास को कायम रखने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। इसके लिए प्रौद्योगिकी केंद्रित दूसरी हरित क्रांति लाएगी, जिसमें अधिक उत्पादकता पर जोर दिया जाएगा और प्रोटीन क्रांति को एक प्रमुख पहल के रूप में शामिल किया जाएगा। पशुओं की स्वदेशी प्रजातियों को विकसित करने के लिए बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही अंतर्देशीय मछली पालन के क्षेत्र में नील क्रांति शुरू करने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान भी है। खेती किसानी लगभग पूरी तरह से मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होंगे और इससे आमदनी भी बढ़ेगी। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा में भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 3 दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय ओडिशा तथा तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा अगले 24 घंटे में
उत्तरी मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर पूर्व तथा पूर्वी राजस्थान में गर्म हवाएं चलने की संभावना है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान बहनों और भाइयों, आपसे हमारा एक पारिवारिक रिश्ता बन गया है। हमें बेहद खुशी होती है जब आपकी सराहना और तारीफों से भरे पत्र हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें आप ये कहते हैं कि कार्यक्रम का समय और बढ़ा दिया जाए। साथ ही आपको बता दें कि कुछ शिकायती पत्र भी हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें आप लिखते हैं कि आपने हमारे पत्रों को शामिल नहीं किया, हमारे प्रश्नों को शामिल नहीं किया। तो आपको बता दें कि आपके प्रश्नों से संबंधित एक पूरा कार्यक्रम हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो निराश ना हो, क्योंकि आपका हर एक प्रश्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमें पत्र लिखते रहें, ईमेल करते रहें, क्योंकि आपका नंबर एक दिन ज़रूर आएगा। तो चलिए देखते हैं आपकी चिट्ठी अंक में कि आज कौन कौन सी चिट्ठियां हमने शामिल की। नमस्कार किसान भाई और बहनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके कार्यक्रम आपकी चिट्ठी में। जी हाँ, आज है शुक्रवार का वो दिन जिस दिन हम लेकर आते हैं आपके सभी प्रश्नों के समाधान। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर JPS दब्बास जी। ये हैं प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद साक्षी जी, और मुझे भी काफ़ी खुशी हो रही है किसानों के सवालों का जवाब देने में। डॉक्टर साहब, चलिए आज के प्रश्नों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे किसान भाई पूछते हैं, वो ये आपसे जानना चाहते हैं कि गार्लिक मशीन के बजट के बारे में आप इनको थोड़ी जानकारी दें। लहसुन की जो मशीन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली ने जो बनाई है, उस मशीन का बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि किसान भाइयों को लहसुन की बुआई को किस प्रकार से आसान किया जाए, किस प्रकार से सस्ता किया जाए और किस प्रकार से हम लहसुन की बुआई को अच्छी तरह कर सके, जिससे कि उसके लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी बिल्कुल अच्छी रहे। तो हमने इसमें काफ़ी अच्छी सफलता मिल चुकी है और ये मशीन हम बना चुके हैं और बहुत जल्दी बाजार में उपलब्ध होने वाली है। अभी इस मशीन की खास हमने कीमत पूरी तरह डिसाइड नहीं की है, लेकिन प्रयास इस प्रकार का किया जा रहा है कि मशीन को सस्ता रखा जाए, जिससे किसान भाई इसको आसानी से खरीद सकें। और ये मशीन अगले साल आपके पास जरूर पहुंच जाएगी और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि जब इस मशीन का प्रयोग करोगे तो आपको अच्छी फसल मिलेगी, अच्छा लाभ मिलेगा। और डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं ईश्वर चंद जी। ये हैं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से और ये कहते हैं कि इनके पास इनके हिस्से की ज़मीन पर खेती तो कर सकते हैं ये, लेकिन इनको दिक्कत ये हो रही है कि SBI बैंक KCC नहीं बना रहा है इनका। तो ये जानना चाहते हैं कि ये बैंक वाले इनसे कहते हैं कि वो सिर्फ KCC उन्हीं को देंगे जिनकी ज़मीन उन्हीं के नाम पे है और इनके पास जो ज़मीन है वो इनके नाम पे नहीं है। तो ये चाहते हैं कि आप उनको इनकी इस दिक्कत से कहीं ना कहीं एक राह दिखाएं। ईश्वर चंद जी, दो बातें होती हैं। जब KCC की हम बात करते हैं तो सभी किसानों को इसको मिलना बहुत जरूरी है। भारत सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है कि सभी किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड हो, जिससे कि उनको टाइम पे खाद और बीज उपलब्ध हो सके और अपने पैसे की जरूरत को पूरा कर सकें। लेकिन जब भी हम इस कार्ड की बात करते हैं तो अक्सर बैंकों की रिक्वायरमेंट होती है कि वो किस प्रकार से माने कि अमुक आदमी खेती कर रहा है, तो उसके दो ही तरीके होते हैं। एक तो या उनके नाम ज़मीन हो, या अगर वो किसी और की ज़मीन पे लीज पे खेती कर रहे हैं तो उनके नाम पे गिरदावरी आए। अगर आप गिरदावरी का प्रस्तुत करेंगे कि आप इस ज़मीन पे आप खुद खेती कर रहे हैं, तो अगर आपको आपके पापा की है या आपके किसी चाचा की है तो आप उस पर गिरदावरी करवा सकते हैं। गिरदावरी करवाते हैं तो आपको बिल्कुल किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा। जब तक आपके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि आप खेती कर रहे हैं, वो प्रूफ ऐसा हो जिसको जो बैंक में मान्य हो। तो बैंक में दो ही चीज़ें मान्य हैं, एक तो आपकी फ़र्द मान्य है,
या आपके नाम गिरदावरी हो। तो इन दोनों में से अगर कोई भी आप लेके जाते हैं तो आपको जरूर कार्ड बनाएंगे और इसके लिए आप दोबारा कोशिश कर सकते हैं। लेकिन बैंक को भी कार्ड बनाने से पहले ये प्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है कि अमुक आदमी किसान और खेती कर रहा है। और ये प्रूव तभी हो सकता है जब या तो आपके पास लीज के एग्रीमेंट हो, या आपके पास गिरदावरी हो, या आपके पास आपके नाम फर्द हो कि आप उस ज़मीन के मालिक हैं। इन तीनों परिस्थितियों में आपको किसान क्रेडिट कार्ड जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न डॉक्टर साहब हमसे पूछ रहे हैं दिनेश भारद्वाज जी, ये है महाराष्ट्र से, और इनका प्रश्न ये है कि ये कहते हैं कि सोयाबीन के साथ तिल सहफसली खेती करना चाहते हैं ये, तो उसके लिए चाहते हैं कि आप इनको सही मार्ग दिखाएं। दिनेश जी को मैं यही बताना चाहूँगा कि इस बार क्योंकि मानसून थोड़ा सा हल्का है, जब हल्का मानसून होता है उस समय सह फसली जब हम खेती करते हैं तो किसानों को ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना रहती है। उसका कारण ये जैसे सोयाबीन है उसको कुछ ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, तिल को कम पानी की ज़रूरत है। अगर ज़्यादा पानी होता है तो सोयाबीन अच्छी मिल सकती है, पानी की अगर कम मिलता है तो तिल अच्छा हो सकता है। तो आप ये दोनों की खेती कर सकते हैं। और तिल की जो खेती करेंगे वो सोयाबीन में जो डोलों पे लगाएंगे, तो तिल की अगर खेती करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और मैं तो ये कहूँगा क्यों केवल सोयाबीन के साथ, बाकी अन्य फसलों में अगर आप सह फसली खेती इस बार करते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और क्योंकि इस बार मानसून थोड़ा हल्का चल रहा है तो इसके लिए जब भी आप कोई फसल लगाएं तो उसमें पोटास की मात्रा देना ना भूलें, क्योंकि पोटास जो है वैसा खाद है जो आपकी फसल को सूखे से लड़ने की ताकत देता है और आपकी फसल सूखा सहन कर सकती है अगर आप पोटास खाद का प्रयोग करते हैं। तो मैं सभी किसान भाई को कहूँगा कि उसमें दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो पोटास खाद देना है और साथ ही साथ में खेत में खरपतवार ना रहें, क्योंकि खरपतवार जो है काफ़ी मात्रा में पानी ले लेते हैं। और क्योंकि इस बार पानी पहले से कम है तो अगर कम पानी आपको पौधों को देना है तो खेत की बार बार निराई गुड़ाई करके खरपतवार रहित रखने से आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं गुरुपाल सिंह जी। ये कहते हैं कि ये शाहजहांपुर से हैं और ये एक केमिकल कंपनी के साथ वर्क कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि हर समय किसानों के टच में तो रहते ही हैं, लेकिन इस समय ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से ये इनको ट्रेनिंग मिल सकती है और कहाँ से इनको ट्रेनिंग मिल सकती है इंसेक्ट्स, फंगस और ऐसी चीज़ों के बारे में। गुणपाल जी, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि आप इंसेक्ट और फंगस और इन सब के बारे में जानना चाहते हैं। एक्चुअली जो भी हम फसल लगाते हैं उन फसलों में इन चीज़ का प्रकोप होता है। जब इनसे प्रकोप होता है तो किसानों को काफ़ी हानि होती है। और जो हमारे एग्रोकेमिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो हम 3 प्रकार के एग्रोकेमिकल का प्रयोग करते हैं। एक तो खरपतवार नाशी, दूसरे बीमारी नाशक, या तीसरे कीटनाशक। तो इनकी जो जानकारी है ये आपको आपके पास में जो कृषि विज्ञान केंद्र वहाँ से मिल सकती है, आपके पास में कोई कृषि विश्वविद्यालय वहाँ से मिल सकती है, और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से मिल सकती है। और इस जानकारी के लिए भारत सरकार ने एक और अच्छा समाधान कर रखा है कि किसान कॉल सेंटर खोला हुआ है, जिसमें आप घर बैठे आप जानकारी ले सकते हैं। और इसमें जब आप जानकारी लेते हैं तो आपका कोई बिल नहीं आता है, कोई खर्चा नहीं आता है। और जब आप बार बार किसान कॉल सेंटर का प्रयोग करते हैं तो किसान कॉल सेंटर से आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर समय समय पे मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि आप कौन सी किस्म ले सकते हैं, कौन सी बीमारी आ रही है, कौन सा कीड़ा आ रहा है और किस प्रकार से उसका समाधान किया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार की जो बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं, अगर आप इनका लाभ उठाएंगे तो आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा और कीड़े और बीमारियों के बारे में आप बहुत ज़्यादा जान पाएंगे। और फंगस को हमने किस प्रकार से रोकना है, कौन सी फसल में कौन सा फंगस नुकसान कर सकता है, उन सब के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे, वो मिलती रहेगी आपको। और मैं एक और बता दूं कि फंगस जो हैं ये हमारे खाने में भी काम आते हैं। अगर आप मशरूम की खेती करते हैं, मशरूम खाते हैं, तो वो भी एक किस्म की फंगस ही है जो हमारे खाने के काम आती है। लेकिन जो मशरूम है वो एक खास फंगस है जिसमें हमारे काफ़ी पौष्टिक तत्व मिलते हैं और हम उससे काफ़ी पैसा भी कमा सकते हैं, काफ़ी लाभ भी कमा सकते हैं। तो आप ये ना माने कि सारे के सारे फंगस हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं या सारे के सारे कीड़े हमें नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत से कीड़े ऐसे हैं जो हमारे मित्र कीट हैं, जैसे मधुमक्खी है, उससे हमें शहद तो मिलता ही मिलता है, साथ साथ में क्योंकि परपरागण करती है उससे हमारी फसलों का उत्पादन भी बढ़ता है और वो किसी प्रकार से भी फसल में कोई हानि नहीं करती है। तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि आप इनके बारे में और अधिक जानें और इनको जानने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र से या किसी भी संस्थान से आप संपर्क में रहेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। और इनके संपर्क में नहीं है तो भी आप किसान कॉल सेंटर के माध्यम से भी ये जानकारी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं मनीष देव जी, ये है दौसा से और ये कहते हैं इनके पास 4 आम के पेड़ हैं, लेकिन इनकी दिक्कत ये है कि वो आम के पेड़ इनको आम नहीं दे पा रहे हैं। मनीष जी, जहाँ तक आम की आप बात कर रहे हैं, आम एक ऐसी फसल है जिसको कुछ ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है और साथ ही साथ में जो वातावरण है वो भी कुछ ज़्यादा नम हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। और आम जो है वो राजस्थान की या दौसा जिले की अच्छी फसल नहीं है। आप यहाँ पे आम के अलावा अमरूद ले सकते हैं, आप आम के अलावा आंवला ले सकते हैं, बेर ले सकते हैं, किन्नू ले सकते हैं,
आप इवन नींबू ले सकते हैं। और आम की फसल अगर आपने ले ही रखी है तो उसमें कुछ खास सावधानी रखनी पड़ेगी। एक तो आपको इन्हें पौधे कैसे लगाए हैं। अगर आपके पौधे बीजू हैं, यानी कि आपने गुठली से लगाए हैं, तो इस प्रकार के पौधों में काफ़ी देर से आम आना शुरू होते हैं और जब आते हैं तो खूब आते हैं। और अगर आपने ग्राफ्टेड पौधे लगाए हैं तो इनमें फूल भी आएगा और फूल आने के बाद फल भी बनेंगे। तो फल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जिसमें फूल आए उस समय अपने पौधों में पानी बिल्कुल रोक दें। और जब फल मटर के दाने के आकार का हो जाए तो उसके बाद में आप अपने पौधे में समय समय पर पानी भी दें और खाद की मात्रा भी दें, जिससे कि फल का बढ़वार हो, पौधे को पूरा खुराक मिले। और जब पूरी खुराक मिलेगी तो आपको फल भी अच्छे मिलेंगे, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी पौधे की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है और ये देखना बहुत ज़रूरी है कि अमुक पौधा आपने कहाँ से लिया है। अगर गुठली से है तो मैं दोबारा ये बात कहना चाहूँगा कि जितने भी पौधे गुठली से लगाते हैं उनमें हमेशा फल देरी से आते हैं, लेकिन जब आने लगते हैं तो खूब सारे आते हैं। और गुठली से जब हम कोई भी पौधा लगाते हैं तो उसमें फल जो है बहुत अच्छे आकार के नहीं आते हैं, बहुत अच्छी शेप के नहीं आते हैं, तो वो कोई किसी प्रकार के भी आ सकते हैं। लेकिन जो ग्राफ्टेड पौधे होते हैं उसमें उसी प्रकार के फल आएंगे जिस प्रकार की आपने पौधे से कलम ली है। तो कलम वाले पौधे पर डिपेंड करेगा कि आपने कौन से पौधे कलम लिए, उसी प्रकार के फल आएंगे और अच्छे फल आएंगे। तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो सर्दियाँ ही आपको आपके आम के फलों से अच्छे पौधे मिलेंगे। जी डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं बलबीर सिंह जी। ये कहते हैं सबसे पहले हेलो एंड ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आई एम अ रेगुलर वॉचर ऑफ कृषि दर्शन प्रोग्राम। बहुत अच्छी बात है, दिस प्रोग्राम इज़ वेरी यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव। लेकिन ये अब इनकी दिक्कत ही है, ये कहते हैं ड्यू टू द हार्ड कंडीशंस ऑफ देयर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम फॉर कल्टिवेशन ऑफ ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। यानी अगर हम अपने किसान भाई और बहनों को बताएं तो इनकी दिक्कत ये है कि इनके पास बहुत कम समय होता है ग्रेन, सब्जी और फल, ये तीनों चीज़ें पैदा करने के लिए, पैदावार करने के लिए। ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से ये अपने रिसोर्सेज को और अच्छे तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं ताकि जो इनके पास लैंड है, जो इनके पास ज़मीन है, उसका वो सबसे अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सकें। हेलो बलबीर सिंह जी, हाउ आर यू? एंड आई अश्योर यू कि you can further make use of your land properly and you can make good profit also. But when we start about talking about agriculture start only with our labor, and as you are talking about flowers and vegetable also, actually these are the two things which can give you more money. And when you are talking about more money, you can go for mushroom cultivation also. मैं अपने किसान भाई को बताना चाहूँगा, अगर हमारे पास कम ज़मीन है तो उस ज़मीन से हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। जब हम सब्जी की खेती करते हैं, जब फल की खेती करते हैं, या मशरूम की खेती कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी खेती करें जिसकी बाज़ार में मांग हो। हमें अपने बाज़ार को देखना है कि बाज़ार में किस चीज़ की ज़्यादा मांग है। क्योंकि अगर कोई अच्छी खेती करें, आप अच्छे प्रकार के पौधे फल की खेती करें, उसका अगर बाज़ार नहीं है वहाँ का, तो आपको अच्छे पैसा नहीं मिल पाएगा। अच्छा पैसा तभी मिल पाता है जब आपके यहाँ अच्छा बाज़ार हो और आप उसको ठीक से मार्केटिंग कर पाएँ। आज साइंस ने इतनी प्रगति कर ली है कि हम किसी भी जगह पे कोई भी चीज़ उगा सकते हैं। हम पॉली हाउस के अंदर गलत समय पे भी, यानी कि ऑफ टाइम में भी बहुत सारी सब्जियां उगा सकते हैं, बहुत सारे फूल उगा सकते हैं, अच्छी गुणवत्ता को उगा सकते हैं, उनको बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इनकी संभावना सब इस बात पर निर्भर करती है कि हम किस प्रकार की तकनीक अपनाते हैं और किस प्रकार की मार्केट हमारे पास अवेलेबल है। जहाँ तक आप रिसोर्सेज की बात करते हैं, अगर आपके पास कम ज़मीन है तो कम ज़मीन में आप मशरूम की खेती कर सकते हैं, लेकिन मशरूम की खेती करने के लिए आपको वहाँ पे शेड बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये अंदर होगी, छाया में होती है, ये कभी भी धूप में नहीं होती है। आपके पास कम ज़मीन है और आप ज़्यादा उत्पादन चाहते हैं तो आप पॉली हाउस बना सकते हैं, नेट हाउस बना सकते हैं, ग्रीन हाउस बना सकते हैं, और आप उसमें बहुत सारी एक्जोटिक वेजिटेबल भी खेती कर सकते हैं, फ्लावर्स की खेती कर सकते हैं। लेकिन जो लाभ है वो निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से उसकी मार्केटिंग करेंगे, विपणन करेंगे। और जितनी अच्छी आपके पास मार्केट होगी उतने आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो कम ज़मीन से अच्छा काम करके दूसरे लोगों के लिए मिसाल कायम करेंगे, जिससे कि और लोगों को भी प्रोत्साहन मिले, बढ़ावा मिले और हमारा देश आगे प्रगति करे। जी डॉक्टर साहब, इसके साथ अब वक्त हो चला है कि हम अब अपने किसान भाई और बहनों से अलविदा कहें, लेकिन चलने से पहले सबसे पहले तो आपका शुक्रिया करना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे और हमारे किसान भाइयों ने जो बहुत अच्छे सवाल भेजे हैं, मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। कृषि दर्शन कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली
110049। किसान बहनों और भाइयों, आप सभी से हमारी गुजारिश है, प्रार्थना है कि जब आप हमें पत्र लिखें तो अपने नाम के साथ साथ अपने स्थान का नाम ज़रूर लिखें। साथ ही अपना संपर्क सूत्र यानी कि फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें, ताकि जब भी हमारे कृषि विशेषज्ञ आपके प्रश्नों का जवाब दें तो मौसम, जलवायु और तापमान को ध्यान में रखते हुए वो सारी बातें आपको बताएं जिनसे आप उठाएं उसका पूरा लाभ। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। कृषि दर्शन की पूरी टीम लेती है आपसे इजाज़त, इसी संदेश के साथ कि फल फूलों से लदे रहें आपके बगीचे, लहलाते रहें खेत खलियान, बढ़िया हो पैदावार, बढ़िया हो पशुपालन और सुखी रहे हर किसान। नमस्कार।